हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ स्टार्टअप चैप्टर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसके ऊपर 2 वीडियो किए हैं। होपफुली आपने वो देख लिए होंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने एक स्टार्टअप का बेसिक आइडिया वगैरह देख लिया था, उसके फीचर्स वगैरह देखे थे, सॉरी इवैल्यूएशन देखा था, और उसके बाद स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी देखी थी। ठीक है, फिर एग्जाम्पशंस ऑफ स्टार्टअप देखे थे कि इनकम टैक्स, फिर कंपनी लॉ, और फिर बाकी जनरल एग्जाम्पशंस स्टार्टअप को क्या क्या फैसिलिटी स्टार्टअप को मिली है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप्स के साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो रजिस्ट्रेशन स्टेप्स इसमें दिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी दिया है, प्राइवेट कंपनी का एक्सप्लेनेशन, 1 पर्सन का, पब्लिक कंपनी का एक्सप्लेनेशन, फिर एमओए, एओए। ठीक है, ये सब जो है ये अगेन ओवरलैपिंग है चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर 2 में डिटेल में पूरे ये सारे स्टेप्स दिए हैं, तो जो कि ये रिपीटेशन है, हम इसको वापस ये चैप्टर में नहीं देखेंगे। चैप्टर 2 में ये सारे पार्ट आपका कवर हो जाएगा। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज जो दिए हैं उसमें भी उन्होंने बोला है पैन, टैन, आई कोड, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये आपको लेना पड़ेगा। तो अगेन दिस इज द रिपीटेशन ऑफ चैप्टर नंबर 13। ओके, तो वहां पे हम डिटेल में देखेंगे कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज क्या क्या रहती है चैप्टर नंबर 13 में। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अभी यहाँ पे क्या अलग है वो हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अ स्टार्टअप। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? तो चूज राइट लीगल स्ट्रक्चर फॉर योर स्टार्टअप। ओके, चूज राइट लीगल स्ट्रक्चर मतलब क्या? तो इसका एक्सप्लेनेशन है हमारे फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने अलग अलग फैक्टर्स देखे थे जो चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको वो सारे फैक्टर्स में आपके बिजनेस को बिठाना है। आपके बिजनेस का स्केल कितना है, टर्नओवर कितना रहेगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, मैनेजरियल स्किल्स कैसे लगते हैं, वो सब चीजें, और उसके बेसिस पे आपको आपका लीगल स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। अब जब हम यहाँ पे स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे लिमिटेड चॉइसेस है, 3 ही चॉइसेस है, पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी। ठीक है, तो कंपनी में भी 1 पर्सन कंपनी आता है, प्राइवेट कंपनी आता है, पब्लिक कंपनी आता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक बराबर लीगल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करो। अगर आप बराबर लीगल स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं करोगे तो मान लो, समझो आपका बिजनेस बहुत छोटा है बट स्टिल आप पब्लिक कंपनी खोल के बैठ गए, तो आप कंप्लायंस के बोझ के तले ही दब के कुछ ले जाओगे। ठीक है, तो आपको कंप्लायंस का वो बर्डन सहन नहीं हो पाएगा, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑडिट करवाना पड़ेगा, बहुत सारे रिटर्न्स वगैरह फाइल करवाने पड़ेंगे, दिस एंड दैट, ऑल दैट थिंग्स। तो उसके वजह से हो सकता है आपको बहुत लॉसेस भी सफर करना पड़े। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन फॉर एनी स्टार्टअप। ओके, ये बहुत क्रूशियल डिसीजन है। ठीक है, ये आपके लॉन्गेटिविटी को डिटरमाइन करता है कि बिजनेस कितना आगे चलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस एंड अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स सच एज नेचर, सेक्टर ऑफ बिजनेस, ऑपरेशन, बिजनेस ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब बिजनेस का पाथ, आपको लॉन्ग टर्म में कहाँ पे जाने का है। जैसे मान लो अगर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बिजनेस करना है, एक्सपांड करना है, तो अभी से कंपनी फॉर्म में चलो। ठीक है, अभी कंपनी करो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करो, फिर उसको पब्लिक करो, फिर उसको आगे चल के लिस्टेड करो। वैसे फिर टैक्स कंसिडरेशन आपको करने पड़ते हैं, फॉर्मेशन की कॉस्ट, कौन सी कंपनी बनाने में ज्यादा खर्चा लगता है, कौन सी बनाने में कम खर्चा लगता है। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो। और स्टार्टअप की हद तक अगर बात करूं तो मोस्ट प्रेफर्ड एलएलपी रहता है। ठीक है, मोस्ट प्रेफर्ड एलएलपी रहता है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी भी लिमिटेड रहती है और कम जनों के अंदर भी एलएलपी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। तो इन्वेस्टर जो है, बाहर के इन्वेस्टर, वो भी अपना कैपिटल लगा देते हैं, और जो पार्टनर्स है वो भी अपना कैपिटल लगाते हैं, और पार्टनर्स के हाथ में पूरा मैनेजमेंट रहता है। बाकी जो को फाउंडिंग टीम है, दे एक्ट एज अ एक्टिव पार्टनर्स, एंड इन्वेस्टर जो है दे एक्ट एज अ स्लीपिंग पार्टनर। ओके, तो एलएलपी मोस्ट प्रेफर्ड है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंसेस। इसमें क्या बोला है, एक बार इनकॉर्पोरेशन हो गया तो आपको पैन, टैन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अभी आपकी बुक में वैट और सर्विस टैक्स दिया है, तो अभी आप उसको कट करके जीएसटी कर दो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो सब कर दो। ठीक है, फिर ये तो नॉर्मल है, पैन, टैन, जीएसटी तो सबको ही लगता है, बट अगर आपका कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस होगा जहां पे लाइसेंस वगैरह लगता है, तो वहां पे आपको लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल फूड की केसेस में फसई का लाइसेंस लगता है, फिर अगर आपका मेडिकल रिलेटेड है या फार्मा इंडस्ट्री में आप हो तो ड्रग लाइसेंस आपको लगेगा, ऑल दैट थिंग्स।
ठीक है, और फिर शॉप एक्ट वगैरह ये सब कर लो। अभी ये सब जो चीजें है ना, क्या क्या एक कंपनी मतलब या फिर कोई भी बिजनेस फॉर्म करने के बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज क्या क्या रहती है, हमको चैप्टर 13 में पूरे डिटेल में देखना है विद प्रोसीजर। देन नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, इसके ऊपर भी अपने पास एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि स्टार्टअप है मतलब कुछ ना कुछ इनोवेशन होगा, और कुछ ना कुछ इनोवेशन है मतलब कुछ ना कुछ नया आइडिया होगा। तो वो नया आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई नया आइडिया वो कॉपी ना करे, इसके लिए आपको पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो कोई भी आपका आइडिया चुरा लोगा और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, आप कुछ कर भी नहीं सकते, लीगल एक्शन उसके खिलाफ ले भी नहीं सकते। तो इसके लिए पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि कोई भी आपके आइडिया को चुराए ना। ट्रेडमार्क सर्च शुड बी कंडक्टेड। ठीक है, ट्रेडमार्क मतलब क्या, बिजनेस नेम। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल बजाज अपने इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल्स की, टू व्हीलर्स की। ठीक है, मैं समझो मान लो बजाज मोबाइल्स शुरू कर देता हूं ऐसे ही मन में आया बोल के, तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है। लोग क्या समझेंगे कि उनका ही एक अलग पोर्टफोलियो बना है, उनकी अलग कंपनी बनी है जो अभी मोबाइल बेच रही है। ठीक है, तो वो मेरे ऊपर ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट का एक्शन ले सकते हैं। तो आपको कभी भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करते वक्त देखना चाहिए कि एग्जिस्टिंग कोई नेम, कोई ब्रांड वैसा तो नहीं है, वो सब चीजें। ठीक है, तो आप एंटिटी के नाम पे, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, वो ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स जो है, एक तो आप सीधा सीधा आपने जो कंपनी या एलएलपी फॉर्म की है उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन ले लो, या फिर को फाउंडिंग टीम के बेसिस पे उसका रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। को फाउंडिंग टीम के बेसिस पे अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आप ज्यादा सिक्योर रहते हो। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर कल चल के आप कंपनी बेचते हो, ठीक है, कंपनी आप बेच दोगे बट जो मेन आइडिया है उसका प्रोटेक्शन आपके हाथ में रहेगा, तो सामने खरीदने वाला उसको आइडिया को भी खरीदना पड़ेगा, तो उसका अलग से चार्जेस आप उससे ले सकते हो। ठीक है, तो वो ज्यादा सिक्योर रहेगा। देन नेक्स्ट इज फाउंडर इक्विटी, स्प्लिट एंड वेस्टिंग। ओके, अभी फाउंडर इक्विटी मतलब क्या, तो जो को फाउंडिंग टीम है, ठीक है, को फाउंडिंग टीम, उनका कितना इक्विटी शेयर कैपिटल अपने बिजनेस में रहेगा, दैट इज फाउंडर इक्विटी। ठीक है, स्प्लिट अमंग्स फाउंडर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रोल प्लेड बाय ईच फाउंडर अलोंग विद देयर टाइम, एफर्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द स्टार्टअप। अभी मान लो आप एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, उसका फिलहाल आपको रिक्वायरमेंट है पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज की। पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपीज की, ऑथोराइज्ड कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो अभी ये 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल आप को फाउंडिंग टीम के बीच में कैसे स्प्लिट करोगे, कैसे बांटोगे उसको? ठीक है, तो बांटते टाइम बस आपको पैसे के ऊपर ध्यान नहीं देना है। मतलब मान लो, ठीक है, 4 फ्रेंड्स मिलके ये काम शुरू कर रहे हैं। आइडिया एक फ्रेंड का है, ठीक है, एक फ्रेंड का आइडिया है, दूसरे फ्रेंड का पूरा टूल्स एंड इक्विपमेंट है रिसर्च करने के लिए जो भी लगा, और तीसरा और चौथा फ्रेंड जो है उन्होंने पूरे पैसे लाए कंपनी में। ठीक है, वो जो कंपनी फॉर्म करने की जो भी उनके एसेट्स, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर जो भी है, वो सब फॉर्म करने की एसेट्स लाए। अभी देखिए, अगर आप बस पैसे को कंसिडर करोगे या फिर चीजों को, एसेट्स को कंसिडर करोगे, तो हो सकता है आप लास्ट के 2 फ्रेंड्स में पूरा कैपिटल बांट दो, या लास्ट के 3 फ्रेंड्स में पूरा कैपिटल बांट दो। उसमें भी दूसरे फ्रेंड को कम मिलेगा, क्योंकि टूल्स एंड इक्विपमेंट की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी एसेट्स की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये क्या, ये बराबर है क्या? जी नहीं। अगर पहले फ्रेंड का आइडिया ही नहीं होता था तो आपको स्टार्टअप ही नहीं होता था। ठीक है, फिर दूसरे फ्रेंड अगर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स नहीं लाता था, भले उसकी वैल्यू कम है बट वो रिसर्च ही पूरी नहीं होती थी, तो उसकी वजह से भी स्टार्टअप नहीं होता था। और थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंड का भी कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी के लिए वो एसेट्स तो रिक्वायर्ड ही है, सब लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह। ठीक है, और ऊपर से पहले फ्रेंड ने पूरा रिसर्च करने में टाइम कंट्रीब्यूशन भी बहुत दिया है, अपना बहुत मेहनत ली है। ठीक है, तो आपको है ना ये सब चीजें, किसका आइडिया है, कौन कितना टाइम दे रहा है, ये सब चीजें भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। बस पैसा, कौन कितना पैसा ला रहा है उसको उतने शेयर्स दे दो, ऐसा नहीं चलता है स्टार्टअप में। ठीक है, तो स्प्लिट करते वक्त ना कि आप पैसे को कंसिडर करो, बल्कि किसी का कंट्रीब्यूशन कितना है, किसी के एफर्ट्स कितने हैं, किसका आइडिया है, ये सब चीजें भी कंसिडरेशन में रखो, और उस हिसाब से इक्विटी का स्प्लिट अप करो, उस हिसाब से इक्विटी शेयर सब में बांटो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बाद में झगड़े होने के चांसेस बहुत हो सकते हैं, और फिर बाद में स्टार्टअप टूट भी सकता है, लॉन्ग रन में चलेगा नहीं। ठीक है, स्प्लिटिंग फाउंडर इक्विटी इक्वली will by default without a
thorough consideration on expectation and contribution generally leads to tension and unhappiness on amongst founding teams as a startup matures. तो अगेन वही बोल रहे कि झगड़े होने के चांसेस है, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, एक दूसरे से वो लोग खुश नहीं रहेंगे एंड ऑल दैट चीजें। और फिर आपको पता है एक बार टीम में ही अगर फूट गिर जाए तो फिर वो आगे स्टार्टअप चलेगा ही नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट इज वेस्टिंग। होप आपको स्प्लिट समझा होगा। अभी हम आते हैं वेस्टिंग के ऊपर। वेस्टिंग क्या रहता है, मान लो आप 4 जन हो, ठीक है, 4 जन मिलकर स्टार्टअप कर रहे हो, कोई भी आप 4 फ्रेंड्स आपके मन में इमेजिन करो, आप और आपके 3 फ्रेंड्स, ठीक है। अभी उसमें से एक फ्रेंड आप ऐसा ले लो जो बहुत ही डरपोक किस्म का है, ठीक है, बहुत डरता रहता है, कभी भी ऐसे रिस्क लेने को रेडी नहीं रहता है, ठीक है, तो ऐसा वाला फ्रेंड है आपका। बट उसके पास पैसा है, वो आपको मालूम है कि यार ये आपकी मदद करेगा, काम का बंदा तो है, बस डरता है, तो आपको उसको साथ में लेना तो बनता है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में ही वो पहले तो नहीं बोल देगा, ठीक है, स्टार्टअप है, बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो स्टार्टिंग में ही मना कर देगा, डर जाएगा। बट चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने किस तरह बहला फुसला के उसको कॉन्फिडेंस दिलाया और उसको आप बिजनेस में लेके आए, ठीक है। आपने उसको क्या बोला था, अभी प्रैक्टिकली बात करेंगे। आपने उसको बोला था कि देख भाई, अभी अपना स्टार्टअप तो कम से कम 10 साल लगेंगे अच्छे से चलने को, मतलब ग्रोथ स्टेज में आने को, तो पहले 2 साल तो लॉस ही है, पक्का समझ ले, पहले 2 साल लॉस है। आपने उसको बोला 3 और 4 साल नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करेंगे, 5वें साल से थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो बोलता है ठीक है चलो कोई नहीं, वो रेडी हो जाता है वो रिस्क के लिए। 1 साल हो गया लॉस हो गया, 2 साल हो गए लॉस हो गया, मान लो तीसरे भी साल लॉस हो गया, ठीक है। अभी बिजनेस का कुछ भरोसा नहीं ना, अप्स एंड डाउन आते रहते। मान लो आपका तीसरा साल यही था कोरोना वाला, बिजनेस ही बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया गवर्नमेंट ने, आप घर पे बैठे हो, ठीक है, अभी तो लॉस ही लॉस होना है, ठीक है, और ऊपर से फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर से ज्यादा लॉस होना है। तो ऐसे केसेस में आपको वो जो डरपोक फ्रेंड है ना, बहुत डर जाता है, वो बोलता है ए यार मेरे को मेरा बचा हुआ हिस्सा दे दो, मैं क्विट कर रहा हूं, ठीक है, मैं स्टार्टअप छोड़ रहा हूं। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्टअप में को फाउंडिंग टीम में हो सकता है जैसा प्लान आपने किया हो उस हिसाब से चीजें ना चले, क्योंकि बिजनेस हमेशा अनसर्टन है, उस हिसाब से चीजें ना चले। तो हो सकता है कोई 1-2 जन ऐसे हो जो स्टार्टअप को बीच में ही छोड़ने की बात कर दे, ठीक है, बीच में ही छोड़ने की बात कर दे। और अगर छोड़ने की बात करे तो स्टार्टअप बिखर जाएगा, ठीक है। वो को फाउंडिंग टीम के पिलर पे ही स्टार्टअप खड़ा है, 1-2 भी पिलर चले जाते हैं ना तो स्टार्टअप गिरने के चांसेस है। तो ऐसे केस में काम आता है वेस्टिंग। ऐसे केसेस में काम आता है क्या, वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या रहता है, इट इज जस्ट लाइक स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके, आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स सुना ही होगा, इट इज जस्ट लाइक स्वेट इक्विटी शेयर्स। उसमें क्या करता है कि स्टार्टिंग में ही, स्टार्टअप के स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर हम में से को फाउंडिंग टीम में से सब जन 6 साल तक, ये 6 साल एक अगेन इमेजिनरी हाइपोथेटिकल फिगर है, ऐसा जरूरी नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, वो म्यूचुअल कंसेंट से होगा। 6 साल तक अगर हम सब ये स्टार्टअप में टिके रहते हैं, जमे रहते हैं, तो 6 साल के बाद में हमको स्टार्टअप में और ज्यादा इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये इक्विटी शेयर की लालच क्यों, तो हो सकता है 6 साल बाद आप प्रिज्यूम कर रहे हो कि बिजनेस का वैल्यूएशन ज्यादा हो जाए, बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाए, बिजनेस ग्रो कर जाए, ठीक है। तो हो सकता है आपको डिस्काउंट में या फोकट में ही वो इक्विटी शेयर्स मिल जाए 6 साल बाद, जो भी वैल्यू रहेगी, तो आपको आपकी वेल्थ बढ़ेगी उसकी वजह से। तो ऐसा लालच दिया जाता है, ठीक है, तो वो रहता है वेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप एक वेस्टिंग टाइम डिसाइड करो, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, कुछ भी, तो जिसके वजह से ना आपका स्टार्टअप के जो को फाउंडिंग टीम है वो छोड़ने की बात नहीं करेंगे। चलो ठीक है, 1 साल ज्यादा लॉस भी हो गया जैसा हमारे एग्जाम्पल में हुआ था, बट स्टिल वो क्या सोचेगा कि जान दो यार, 6 साल बाद, 7 साल बाद तो भी अपने को ज्यादा इक्विटी शेयर्स मिल रहे, तो उसमें से रिकवर हो जाएगा, आगे बिजनेस का वैल्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में। ओके, तो इसको बोलते हैं वेस्टिंग। और ये फ्यूचर में बिजनेस सस्टेन करे, फ्यूचर में कोई अपना को फाउंडिंग टीम टूटे ना, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टिंग वाला पार्ट भी आप हमेशा इंक्लूड करो। उसके बाद है फाउंडर्स एग्रीमेंट। फाउंडर्स एग्रीमेंट इज अ चार्टर्ड डॉक्यूमेंट फॉर स्टार्टअप। जैसे एमओए एओए रहता है ना, वैसा ये स्टार्टअप के लिए चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरह होता है और इसमें सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की रहती है कि कौन से फाउंडर टीम की, मतलब कौन से फाउंडर मेंबर की
क्या क्या जिम्मेदारी है, कौन सा प्रमोटर क्या करेगा, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, एक पेपर पे लिखा हुआ रहता है भाई किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आगे चल के कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकता कि तूने वो नहीं किया इसलिए मैंने ये नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया इसलिए मैंने वैसा नहीं किया। अपनी अपनी जिम्मेदारी फिक्स रहती है, अकाउंटेबिलिटी जो बोलते हैं ना अपन, वो फिक्स हो जाती है, और उसके वजह से सब अपने अपने काम अच्छे से करते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अभी ऐसा जरूरी थोड़ी है कि स्टार्टअप शुरू करा है मतलब सबको फाउंडिंग टीम प्रमोटर ही खुद हथौड़ा लेके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज भी आपको लगेंगे बहुत सारे कामों के लिए, तो एम्प्लॉयज का एग्रीमेंट भी बहुत क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कैसा हो सकता है दोस्तों, मान लो आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया, फिर आपने उसको छोड़ दिया, या फिर वो एम्प्लॉय खुद ही जॉब छोड़ना चाहता है, ठीक है। अभी लिमिटेड एम्प्लॉयज रहने की वजह से, लिमिटेड एम्प्लॉयज जहां पे रहते हैं वहां पे मालिक के साथ मतलब को फाउंडिंग टीम के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है। उसके इंटरेक्शन में आप वो एम्प्लॉयज को बहुत सारे आपके सीक्रेट्स, आइडियाज, फ्यूचर प्लान्स पता चलने के चांसेस हैं। मान लो वो कल चल के कौन से राइवल कंपनी के साथ ज्वाइन हो गया और वहां पे आपके पूरे कच्चा चिट्टा खुल दिया, तो वो आपके प्लान्स को यूटिलाइज करके आपको सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, एंड वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली सबका यही एम रहता है कि कंपटीशन कम से कम रहे। जियो ने क्या किया, सस्ते में बांटा, सारे प्लेयर्स को हकाल दिया, अभी बस आइडिया, वोडाफोन और जियो, सॉरी आइडिया, अपना ये एयरटेल और जियो तीन ही है, ठीक है। आइडिया वोडाफोन तो मर्ज हो गया। वैसा startups must ensure to enter into clear employment contracts detailing terms and conditions of the employment with their employees, ठीक है। कितना इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट दे सकते कि नहीं दे सकते, वो भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज ना खुश रहेंगे। आप अगर एम्प्लॉयज को लेते टाइम उसको बोलेंगे हाँ हाँ भाई हर साल देखो इंक्रीमेंट देंगे 20-20% का, तो वो वैसे समझ के चलेगा। बट बीइंग अ स्टार्टअप आपको उसके साथ प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा कि भाई देख हमारा स्टार्टअप है, ठीक है, हो सकता है हमको लॉसेस सफर करने पड़े, कुछ महीने देखो पगार भी ना दे पाए, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। इंक्रीमेंट अगर अच्छा प्रॉफिट आया तो इंक्रीमेंट देखो जरूर देने की कोशिश करेंगे, बट उसकी भी गारंटी हम नहीं ले सकते। हाँ, बट एक बार स्टार्टअप अच्छे से चलने लग गया तो आप शायद उसको एक प्रमोशन प्रॉमिस कर दो, या फिर आप ऐसा प्रॉमिस कर दो उसको कि आज से 5 साल बाद हम तेको गारंटेड इतना इतना पगार तो देगी, क्योंकि 5 साल में तो आप सेटल हो जाओगे ना। तो ऐसे सब चीजें प्रैक्टिकल रहना, ठीक है। एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा सैलरी, ज्यादा इंक्रीमेंट ऐसा प्रॉमिस मत कर देना, क्योंकि वो फिर 1 साल के बाद आप इंक्रीमेंट उसको दोगे नहीं, वो डायरेक्ट छोड़ के चला जाएगा। इसके लिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर सर्टेनली वैल्यूएबल टू द एम्प्लॉयज एज इट डिटेल्स टर्म्स रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब प्रोफाइल, कंपनसेशन एंड अदर एसोसिएटेड बेनिफिट, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉय के हिसाब से, उसमें सब आपके टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, काम क्या है, काम का नेचर कैसा है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, पेमेंट कितना मिलेगा, वो सब चीजें हैं। तो ये सब जो एग्रीमेंट है आपको एकदम ध्यान से डिफाइन करना है और प्रैक्टिकल वे में करना है। एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी ज्यादा प्रॉमिस मत कर देना, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पाओगे एम्प्लॉय चला जाएगा एंड राइवल के साथ मिलके आपका गेम बचा देगा। ओके, देन ईसॉप का लालच दो, अगेन ये भी आपको मालूम है, ठीक है। तो जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं उनको रिटेन करने के लिए अभी आपने स्टार्टअप शुरू किया, एम्प्लॉयज को भी हायर किया, अभी एम्प्लॉयज के काम करने के तरीके से आपको पता चल जाता है कि कौन अच्छा एम्प्लॉय है, कौन बुरा एम्प्लॉय है, कौन टैलेंटेड एम्प्लॉय है, कौन निकम्मा है, ठीक है। तो जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज है आप बेशक चाहोगे कि ये अपने साथ लॉन्ग रन में रहे, क्योंकि आपके बिजनेस को बहुत फायदा होगा टैलेंटेड एम्प्लॉयज की वजह से। तो हो सकता है आप क्या करो, उनके साथ ईसॉप का एग्रीमेंट करो, आप उनको बोलो कि भाई तू हमारे साथ 3 साल रहे, 3 साल अगेन हाइपोथेटिकल फिगर का, तू हमारे साथ 3 साल रहे, 3 साल के बाद हम तेको स्वेट इक्विटी, हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर्स देंगे, ठीक है, या फिर देखो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ही प्रमोट कर दे, ठीक है, या फिर देखो मैनेजमेंट में ही ले ले, जो भी हो आप उसको कुछ भी ऐसा लालच दे सकते हो। तो ईसॉप एक ऐसा बहुत एसेंशियल टूल है, इसके लालच के वजह से एम्प्लॉय रुक सकता है, एक टाइप का गाजर है, वो गाजर देना बोलते ना वैसे। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट मतलब क्या, तो आप आपके अदर देन एम्प्लॉयज जिनके साथ भी आप डील करोगे, ठीक है, आपके सप्लायर रहेंगे, आपके कस्टमर्स रहेंगे, उनके साथ आपके डील्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे,
ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करना जरूरी है, और उसके नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज जो रहता है वो आपके एग्रीमेंट में आना चाहिए। एम्प्लॉइज के एग्रीमेंट भी आना चाहिए और थर्ड पार्टी केस में भी नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज आना चाहिए। नॉन डिस्क्लोजर मतलब क्या कि आपके साथ डील करते टाइम अगर आपको कुछ सीक्रेट चीजें इनकी पता चल गई तो आप उनके साथ मतलब वो किधर आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। मान लो कल चल के आपके हाथ में प्रूफ लग गया कि आपके कॉम्पिटिटर ने, मतलब आपके कॉम्पिटिटर को आपके थर्ड पार्टी ने या फिर आपके एम्प्लॉयज ने टिप दी है, आपके सीक्रेट्स डिस्क्लोज किए, तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो एग्रीमेंट में क्लॉज रहने की वजह से। अगर एग्रीमेंट में क्लॉज नहीं है तो आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, भले आपके हाथ में कितने भी सबूत आ जाए। ठीक है। नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज होना चाहिए और नॉन कॉम्पिट क्लॉज भी होना चाहिए। मतलब क्या, अगर कोई एम्प्लॉय या फिर कोई थर्ड पार्टी आपसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो आपके सिमिलर बिजनेस में वो समझो मान लो 2 साल के लिए 3 साल के लिए घुस नहीं सकता। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिट क्लॉज। देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, आप एफएम में पढ़ोगे कि डेट की कॉस्ट कम रहती है, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा रहती है। डेट में कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, इक्विटी के ऊपर ज्यादा रिटर्न्स देने पड़ते हैं, बट डेट की रिस्क ज्यादा रहती है क्योंकि उसका पेमेंट आप मिस नहीं कर सकते हो, और इक्विटी की रिस्क कम रहती है क्योंकि डिविडेंड आपको हर साल देने की जरूरत नहीं, डिविडेंड आपके मन के ऊपर है। तो ये जो फाइनेंस का नॉलेज है ना, इसका नॉलेज यूटिलाइज करते हुए आपको एक बराबर डेट इक्विटी रेशो आपके बिजनेस के हिसाब से बनाना है। मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेट बहुत ज्यादा ले लिया, अभी रीपे करना मुश्किल हो रहा है, या फिर इक्विटी मतलब पूरा इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, अभी आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया उसका, और इन्वेस्टर्स आपको डिविडेंड मांग रहे, ठीक है, प्रॉफिट में से शेयर मांग रहे आपको डायरेक्टली। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग जो है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर स्टार्टअप में मेनली एक तो वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, या फिर एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ऐसे लोग। ठीक है, ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जब इन्वेस्ट करेंगे ना, उनके एग्रीमेंट्स भी एकदम ध्यान से आपने पढ़ने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो एग्रीमेंट का फायदा उठा के आपके बिजनेस का पूरा कंट्रोल वो वेंचर कैपिटलिस्ट के ही हाथ में चला जाए। नहीं, आपको ये इंश्योर करना है कि वो बस पैसे दे, वो आपसे कंट्रोल ना ले, कंट्रोल आपके ही हाथ में रहना चाहिए। तो वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है। देन कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो जनरली स्टार्टअप में कैसा होता है, जनरली इंजीनियरिंग के लोग वगैरह उनको बहुत नॉलेज रहता है, तो उनको बहुत हवा रहती है स्टार्टअप करने की। ठीक है, तो वो स्टार्टअप करना शुरू करते हैं, बट अपना ये जो टेक्निकल नॉलेज है, मतलब लॉ का बोलो, इनकम टैक्स का बोलो, जीएसटी का बोलो, ये इसके ऊपर उनको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं रहता, इधर पूरा नेग्लिजेंस हो जाता है। ठीक है, और फिर आ जाती है पेनल्टी की नोटिस। ठीक है, वैसे स्टार्टअप को तो बहुत सारे एरिया से प्रोटेक्ट किया, बट मान लो आपने 5-6 साल कंप्लायंस नहीं किया तो इतना तो कोई सहेगा नहीं ना, नोटिस तो आनी है। 3 साल तक ही आपको छुटकारा है, किससे? एक तो इनकम टैक्स से और इंस्पेक्शन से। एक बार आपके पहले 3 साल खत्म हो गए तो फिर कोई भी इंस्पेक्शन करने आपके बिजनेस में घुस सकता है। तो कंप्लायंस के पार्ट में नेग्लिजेंस ना हो, इसको आपको बराबर खातिरदारी करनी है। जहां पे लॉयर रिक्वायर्ड है वहां पे लॉयर को हायर करो, जहां पे सीएस रिक्वायर्ड है वहां पे सीएस को हायर करो, जहां पे सीए रिक्वायर्ड है सीए को हायर करो। तो पूरी प्रोफेशनल हेल्प आप यहाँ पे लो, कंप्लायंस को इग्नोर मत करो। अगर कंप्लायंस को इग्नोर करोगे तो एक दिन ऐसा लव लेटर आएगा, पूरा आपका बोरिया बिस्तर बांधने की बारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। अभी हम आते हैं फाइनेंसिंग ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, अभी सबसे पहले है सीड कैपिटल। ओके, सीड कैपिटल जैसा नाम है वैसा ही काम है। ठीक है, सीड, अभी कौन सा भी आपको बड़ा पेड़ लगाना है उसके लिए एक छोटा सा सीड आपको लगाना पड़ता है। आप छोटा सा सीड लगाते हो, उसकी देखभाल करते हो, फिर वो एक सीडलिंग बन जाता है, मतलब छोटा पौधा बनता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बहुत बड़ा ट्री बनता है, और फिर उसके बाद आप उसके फल खा सकते हो। तो ये सीड का काम है। सीड कैपिटल भी उसी तरीके का है। ठीक है, सीड कैपिटल क्या करता है, ये किसका बीज है? ये स्टार्टअप के पेड़ का बीज है। ठीक है, स्टार्टअप का जो पेड़ है अपना, जो अपने को बड़ा स्टार्टअप करना है, बड़ी कंपनी शुरू करना है, उसका एक बीज है, उसका एक सीड है। ठीक है, तो ये सीड कैपिटल, जैसे सीड छोटी रहती है वैसे सीड कैपिटल भी छोटा रहता है। ठीक है, ये ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं रहती है, छोटी अमाउंट रहती है। ठीक है, और इससे पूरा बिजनेस नहीं चला सकते हो आप, बस इससे आप एक पुश दे सकते हो बिजनेस को। ठीक है, एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिजनेस
ले सकते हो। बस पूरा बिजनेस चलाने के लिए तो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट की या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की ही मदद लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं सीड कैपिटल डिटेल में एक्चुअल में है क्या। ठीक है, स्टार्टअप बिजनेस नीड्स नर्चरिंग ऑफ फाइनेंस टू एक्सप्लोर एंड ग्रो। ठीक है, फाइनेंस तो लगता ही है, मतलब आपको रिसर्च के लिए फाइनेंस लगेगा, आपने बिजनेस शुरू कर लिया उसके बाद ग्रोथ के लिए, एक्सपांड करने के लिए पैसा लगेगा। ठीक है, अगर एग्जांपल दूं तो अभी रिलायंस, ठीक है, आज के डेट में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बट स्टिल उनको पैसा लग रहा है, वो जियो के साथ डील कर रहे हैं, उन्होंने सिल्वर वैली के साथ डील किया, अभी कल परसों भी एक कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट किया, ऑलमोस्ट सब 1000 करोड़ के फिगर्स में है। ठीक है, तो उनको भी पैसा लग रहा है, ठीक है, ग्रो करने के लिए, क्योंकि क्या वो और ग्रो करते जा रहे हैं, तो कभी भी ये भूख मिटती नहीं है, बिजनेस हमेशा ग्रो करते जाता है। ठीक है, तो इसके लिए उनको फाइनेंस तो लगते ही रहता है। बट फंडिंग डन एट नेसेंट स्टेज मतलब क्या, एकदम शुरुआती दौर में। ठीक है, जब बचपन एकदम छोटे थे ना, तब जब का आपको कुछ याद नहीं होगा, तब बोलते हैं नेसेंट स्टेज। तो तब की जब आप फाइनेंसिंग करते हो उसको बोलते हैं सीड कैपिटल, एकदम स्टार्टिंग में। ठीक है, सीड कैपिटल इज द इनिशियल कैपिटल, सबसे पहला कैपिटल है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, जब आप शुरुआत करने की सोचते हो तब। ठीक है, कैपिटल कैन कम फ्रॉम द फाउंडर्स, फैमिलीज और फ्रेंड्स। मतलब क्या, ये पैसा खुद फाउंडर लोग लगाते हैं, को फाउंडिंग टीम जो है अपनी खुद की सेविंग्स रहती है वो लगाते हैं, या फिर फैमिली या फिर फ्रेंड्स से उधार लेके ये पैसा लगाते हैं। सीड फंडिंग परमिट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया एंड कन्वर्टिंग इट इनटू वायबल प्रोडक्ट और सर्विस दैट फर्दर अट्रैक्ट्स वेंचर कैपिटलिस्ट। तो सीड कैपिटल से आप क्या क्या कर सकते हो? सीड कैपिटल से सबसे पहले आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हो, फिर एक छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू कर सकते हो, और आपका छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू हो गया ना, फिर आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हो, फिर वो आपको बड़ा बिजनेस, बड़ी मशीनरी, बड़ा लेवल पे प्रोडक्शन, वो सब करने के लिए वो आपको फाइनेंस करेंगे। बट वेंचर कैपिटलिस्ट के पास आप जो बस आइडिया के साथ नहीं जा सकते, ठीक है, आपको आइडिया डेवलप करनी पड़ेगी, रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप बोला ना अपन ने, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या फिर प्रोटोटाइप, हाँ, वो डेवलप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक स्मॉल बिजनेस मॉडल आपको बनाना पड़ेगा, और फिर आपको इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ेगा। बस आइडिया के साथ वेंचर कैपिटलिस्ट या इन्वेस्टर कभी भी कन्विंस नहीं होते हैं। ठीक है, सीड फंडिंग इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत रिस्की है, क्यों? क्योंकि एकदम बेसिक स्टेज पे कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप आपके जीवन की पूरी जमा पूंजी या फिर फैमिली की जमा पूंजी इसमें डाल तो रहे हो, ठीक है, बट कोई गारंटी नहीं ये पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही रिस्की है। ठीक है, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की ही रहता है। ठीक है, और वेट एंड वॉच करना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आज मेरे बिजनेस में सीड कैपिटल डालता हूं, तो मैं उसको खर्चा करूंगा, रिसर्च करूंगा, फिर वेंचर कैपिटल के पैसे आएंगे, फिर ग्रो करूंगा, फिर कल चल के 4-5 साल बाद मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, तो 4-5 साल बाद मैं कम से कम वो पैसा लौटा पाऊंगा। तो मिनिमम 4-5 इयर्स का तो इन्वेस्टमेंट रहता ही है, और वो भी कंफर्म नहीं कि पैसा डूबेगा या फिर वापस मिलेगा भी या नहीं, तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो इसके लिए बहुत रिस्की है। ठीक है, तो और रिस्की भी है और कम भी है, लिमिटेड पैसा है आपके पास। ठीक है, मतलब अभी बहुत सारे कम लोग ऐसे रहेंगे स्टार्टअप फाउंडर्स जो एकदम नवाबों के खानदान के हैं, बट मेनली जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं 90% ऑफ द केसेस में वो गरीब घर से रहेंगे, गरीब या फिर मिडिल क्लास घर से रहेंगे। ठीक है, तो पैसा तो अनलिमिटेड तो नहीं है अपने पास, ओके, तो पैसा बहुत कम है। तो ये जो सीड कैपिटल आपके फैमिली वाले आपके ऊपर ट्रस्ट करके दे रहे, आपके फ्रेंड्स आपके ऊपर ट्रस्ट करके दे रहे, या फिर आप खुद के लाइफ की सेविंग्स जो खुद पे ट्रस्ट करके डाल रहे हो, तो ये जो है आपको बहुत ही इकोनॉमिकल वे में इसको यूटिलाइज करना है, बहुत सोच समझ के खर्चा करना है। बेफालतू का खर्चा आप यहाँ पे अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि पैसा अनलिमिटेड नहीं है। ओके, द पेपर वर्क इन्वॉल्व इन सीड फंडिंग इज रिलेटिवली लेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जनरली होता ही नहीं है, अगर दोस्त आपको पैसे दे रहे हैं या फैमिली आपको पैसे दे रही है, तो वो थोड़ी आपके बीच में एग्रीमेंट करेगी। ओके, द इंटरेस्ट रेट्स आर यूजुअली लोअर and there are mostly no restriction in the manner of business working as it is still in the nascent stage. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
जो लोन आपको मिल रहा है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहेगा। मतलब इंटरेस्ट जनरली फ्रेंड्स ही आपसे लेंगे, फैमिली तो इंटरेस्ट लेगी भी नहीं, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स भी इंटरेस्ट दे रहे तो बहुत कम लेंगे, क्योंकि आपकी मदद करने के हिसाब से उन्होंने पैसा दिया है, पैसा कमाने के हिसाब से तो नहीं दिया है। और जनरली जो पैसा दे रहा है वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं डालता है, भाई तेरे को जैसा बिजनेस करना है वैसा कर, ठीक है। आप जनरली बैंक से बिजनेस लोन लेने जाते हो तो बैंक आपके ऊपर कंडीशन डालती है। बैंक आपको बोलती है कि ये स्टॉक आपको ऐसा ही रखना है, स्टॉक का कंपलसरी इंश्योरेंस करना है, आपको ये सेफ्टी मेजर्स लेना है, ठीक है। ये सब चीजें कंडीशन बैंक डालती है। बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डालता, क्योंकि बिजनेस एक्चुअल में है ही नहीं, ठीक है। बिजनेस बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है और आपको बिजनेस अभी डेवलप करना है, ओके। तो होपफुली आपको सीड कैपिटल के पूरे पॉइंट्स समझ गए होंगे। बहुत ही इजी पॉइंट है, आप इसको एक बार वापस पढ़ लो, शॉर्ट नोट के एंगल से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक है। अभी दो तरीके के फाइनेंसिंग रहते हैं, एक रहता है इक्विटी, एक रहता है डेट। इक्विटी मतलब क्या, डायरेक्ट ओनरशिप में हिस्सा, डायरेक्ट मालिकी बन जाओ, शेयर कैपिटल, ठीक है। और दूसरा रहता है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग मतलब क्या, इन शॉर्ट लोन देना। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विटी। इक्विटी में सबसे पहले आता है वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट इक्विटी। वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट इक्विटी ये ऐसे बहुत बड़े फर्म्स रहते हैं, ठीक है। और इनका काम ही यही रहता है कि वो ये इमर्जिंग बिजनेस के शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर एक बार स्टार्टअप को ग्रो करने को मदद करते हैं, स्टार्टअप के बिजनेस को बढ़ाते हैं। और फिर जब उनको लगता है कि चलो भी अभी अपन ने एग्जिट करना चाहिए, स्टार्टअप खुद चल सकता है, तो अपना रिटर्न जो है 200%, 300%, 400%, इवन 1000% भी उनको ज्यादा पैसे लेके वो अपने बिजनेस में से निकल जाते हैं और फिर स्टार्टअप को हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। अगेन ये बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं, क्योंकि 100% में से बस 99% स्टार्टअप, सॉरी बस 1% स्टार्टअप जो है वो टिक पाते हैं। बट वो 1% में से ही ऐसा पैसा कमा लेते हैं कि पूरे 100% के पैसा निकाल ले, उससे भी ज्यादा निकाल लेते हैं, ठीक है। Convertible instruments are usually preferred option and most commonly used security for venture capitalist private equity investment, which includes compulsory convertible preference shares and compulsory convertible debentures. तो ये जनरली कंपलसरी कन्वर्टिबल में विश्वास रखते हैं। क्यों? देखो, बिजनेस नया नया है, को फाउंडिंग टीम को अपनी अपनी अक्ल लगानी है, उनको कोई भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं आएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग में इक्विटी दे दोगे तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। उनके पास मेजॉरिटी में, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, वीसी के पास ज्यादा इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे तो वो कंट्रोल कर सकता है। तो जनरली कैसा एग्रीमेंट होता है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में एग्रीमेंट होता है। 6-7 साल के लिए डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं, फिर 6-7 साल आप हमारे बिजनेस से दूर रहो, बस आप हमको पैसा दे दो, ठीक है, हम हमारे हिसाब से करेंगे। फिर वो 5-6 साल बाद जो है कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर्स में, फिर वो कंट्रोलिंग स्टेक में आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगर बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो वो इक्विटी को बेच देते हैं अपने इक्विटी शेयर्स को, या फिर अच्छे से नहीं चल रहा है तो फिर वो कंट्रोलिंग स्टेज में आके बिजनेस को डेवलप करते हैं और ट्राई करते हैं कि अपना पैसा कैसे ये बिजनेस में से निकाला जा सके, ठीक है। तो इसके लिए कन्वर्टिबल प्रेफर किया जाता है। कन्वर्टिबल क्यों? तो बस को फाउंडिंग टीम को स्टार्टिंग में अपना अपना स्पेस देने की कोशिश है, स्टार्टिंग से ही उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं डालना है अपने को। हाँ, अगर 5-6 साल बाद अगर वो कुछ कर नहीं पा रहे, निकम में बैठे पड़े, तो इसके बाद वो अपने हाथ में कंट्रोल ले सकते हैं। इसके लिए कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं और ये ज्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस विल हेल्प इन्वेस्टर टू फाइनलाइज रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई कंडीशन precedent to the completion of investment and the conditions subsequent in the aforesaid transaction document, ठीक है। तो इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, ड्यू डिलीजेंस करते हैं। आपके लिए शायद ये नया वर्ड होगा, ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस मतलब क्या, तो सब चीजों को जांच परख के लेना, उसको बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। अभी एक बहुत ही छोटा, बहुत ही आम एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप आपके मम्मी पापा के साथ कभी सब्जी लेने गए होंगे, ठीक है, तो कभी वो आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो सब्जी वाला सब्जी दे रहा है आपको, मतलब समझो फॉर एग्जांपल आप पापा के साथ खड़े हो, पापा ने बोला 1 किलो आलू दे दो भाई, तो वो उसने जो आलू भर दिए वो पापा ने ले लिए। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं होता है। आप ऑब्जर्व करना, पापा हमेशा खुद आलू हाथ से उठाते हैं, 1-1, 2-2 उठाते हैं, चेक करते हैं और फिर डालते हैं, ठीक है। अगर भिंडी ले रहे होंगे तो वो भिंडी के एंड को तोड़ के वगैरह देखा जाता है और फिर उसको
सिलेक्ट करता है। तो ये बेसिक ड्यू डिलिजेंस है, एकदम बेसिक लेवल का ड्यू डिलिजेंस है। इसमें क्या करते हैं, वो पूरी सब्जी में से ये सोच रहे कि कहीं गलत सब्जी या खराब सब्जी ना आ जाए हमारे इसमें, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक लेवल का ड्यू डिलिजेंस हो गया। तो देखिए, हम इंडियंस अगर सब्जी खरीदते टाइम इतना ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम तो ड्यू डिलिजेंस करेंगे ही ना। तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब बेसिकली ये था कि सब चीजों को जांच परख के लेना, कि आगे की सोचना कि यार ये बिजनेस बराबर है कि नहीं, यार ये बिजनेस की डिमांड है कि नहीं, यार ये बिजनेस चलेगा कि नहीं, यार मेरा पैसा मेरे को वापस मिलेगा कि नहीं, यार ये को फाउंडिंग टीम में पोटेंशियल टैलेंट है कि नहीं। ये सब चीजों का नाम है ड्यू डिलिजेंस। ओके, तो ये सब ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टर ऑब्वियसली करेगा, वो बहुत बड़ा पैसा लगा रहा है वो अपने बिजनेस के ऊपर। और एक को फाउंडिंग टीम को भी सेटिस्फेक्शन रहता है। देखो, अगर कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट रेडी हो जाता है ना आपके आइडिया में पैसा लगाने के लिए, तो को फाउंडिंग टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं और ये आपके बिजनेस को प्रेफर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब इन्होंने आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ देखा ही होगा। तो अभी फंडिंग प्रोसीजर कैसे रहती है वेंचर कैपिटलिस्ट की, वो देखते हैं। सबसे पहले टर्म शीट, लेटर ऑफ इंटेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है। ये तीनों एक ही चीजें है दोस्तों, बस नाम अलग अलग है। टर्म शीट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर लेटर ऑफ इंटेंट क्या रहता है, मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं। इसमें दोनों तरफ की अंडरस्टैंडिंग क्या क्या रहेगी, ठीक है, आगे चल के हमको कैसे फंक्शन करना है, हमारे बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन रहेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट का क्या रोल रहेगा, को फाउंडिंग टीम का क्या रोल रहेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट कब इंटरफेयर कर सकता है, कब इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी ना ओरली, वो उसको पेपर पे लिख देते। बस आपके इसमें बताया कि बेसिक कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वीसी एंड स्टार्टअप, मतलब क्या बिजनेस के रिलेटेड क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है, कि मेरे क्या अधिकार है, तुम्हारे क्या अधिकार है, वो सब चीजें। एंड लीगल टर्म्स फॉर एग्रीमेंट टू फॉलो द ड्यू डिलिजेंस। फिर लीगल टर्म्स रहते हैं कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं क्या क्या एक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं पैसा देने के लिए तुमको कितने महीने की मोहलत दूंगा, कितने नोटिस तुमको इशू करूंगा, वो सब लीगलिटी इसमें आती है। देन नेक्स्ट इज शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, मतलब शेयर या डिबेंचर जब आप परचेस करते हो तब एग्रीमेंट करते हो, ठीक है, वो एग्रीमेंट है ये। उसमें क्या क्या लिखा रहेगा, इशुएंस ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, मतलब कितने शेयर्स कितने डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, कितने वैल्यू के ऊपर इशू किए जा रहे हैं, वो वैल्यू कैसे आई, वैल्यूएशन कैसे किया शेयर्स का, ठीक है। फेस वैल्यू तो मान लो 10 रुपए रहती है, बट हो सकता है वो 20 रुपए को 30 रुपए को परचेस करे, तो ये वैल्यू 20 रुपए 30 रुपए कहां से आई, वो सब चीजें इसमें आती है। फिर कंडीशन प्रेसेंडेंट्स टू कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन और कंडीशन सब्सिक्वेंट टू द कंप्लीटेड इन एग्रीड टाइम फ्रेम आफ्टर द कंप्लीशन डेट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि शेयर्स डिबेंचर्स लेने से पहले क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, कितना एडवांस देना पड़ेगा, या फिर क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, वो सब चीजें। और फिर एक बार कंप्लीट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरा शेयर ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाए, फिर उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या क्या काम करना पड़ेगा, कैसे कैसे वो सपोर्ट करेगा, कैसे सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हो, वो सब चीजें उसमें रहेगी। मतलब ट्रांजैक्शन होने से पहले क्या चीज करनी है, ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या चीज करनी है। ट्रांजैक्शन मतलब शेयर परचेस, ठीक है। सेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज एंड इंडेमनिफिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज और अदरवाइज, मतलब क्या, अभी ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी वेंचर कैपिटलिस्ट ड्यू डिलिजेंस करेगा, ओके। फिर जो स्टार्टअप है वो उससे ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट मंगाएगा। सर्टिफिकेट क्यों, क्योंकि ये एक प्रूफ रहता है दोस्तों कि जोर जबरदस्ती से इन्वेस्टमेंट नहीं कराई हमने, उसने हमसे ड्यू डिलिजेंस किया है और फिर हमारे इसमें इन्वेस्ट करा है खुद हो के, इसके लिए ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट लेंगे। तो वो स्टार्टअप के वायबिलिटी का भी एक सर्टिफिकेट रहता है। और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा, कोई भी बड़ी फर्म, प्राइवेट इक्विटी फर्म अगर आपको ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देती है ना दोस्तों, तो बैंक भी आपके ऊपर आसानी से ट्रस्ट करती है। तो इसके लिए आपको आगे की फाइनेंसिंग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट आप लोगे, ठीक है। फिर क्या वारंटीज रहेगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, कौन से केसेस में ये ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट डिफंक्ट हो जाएगा, मतलब ये काम का नहीं रहेगा, ऐसे सब चीजें। फिर इंडेमनिफिकेशन, अगर स्टार्टअप के गलत डिसीजन के वजह से प्राइवेट इक्विटी फर्म को कोई नुकसान होता है, तो वो नुकसान भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा, कब तक करनी चाहिए। जैसे हमने एलएलपी में देखा था, देखो एलएलपी एग्रीमेंट में इंडेमनिफिकेशन का एक पॉइंट था,
उसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई भी एक पार्टनर गलत डिसीजन ले लेता है और उसके वजह से बाकी पार्टनर्स को सफर करना पड़ता है तो वो पार्टनर्स को नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। तो सिमिलरली यहाँ पे इंडेमनिफिकेशन का क्लॉज है कि अगर को फाउंडिंग टीम का कुछ गलत डिसीजन होता है तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसको नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। ओके, फिर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, अगेन ये अलग से एग्रीमेंट बनता है। शेयर देखिए, टर्म शीट, लेटर ऑफ इंटेंट, एमओयू कब? इन्वेस्टमेंट के पहले। शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट कब? शेयर देते टाइम। और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट कब? शेयर होल्डर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या राइट्स है शेयर एग्रीमेंट में? तो नॉमिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन राइट ऑन द बोर्ड, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको बोर्ड के ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कितना अधिकार है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसका क्या क्या राइट्स रहेंगे वो इसमें रहेंगे। फिर इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग राइट एंड डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अभी इसको देखिए, प्राइवेट कंपनी जनरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली पब्लिश नहीं करती है, पब्लिक कंपनी करती है, क्यों? लिस्टेड होने की वजह से उनको आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है और सेबी के पास भी फाइल करना पड़ता है और सेबी उसको पब्लिक कर देता है। तो अगर आपको रिलायंस, इन्फोसिस, इनके एनुअल स्टेटमेंट्स वगैरह देखने होंगे ना तो आप बिंदास वेबसाइट गूगल करो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट प्राइवेट फर्म्स कभी भी अपने ऐसा, प्राइवेट फर्म्स के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे तो वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्ट किया है, इनको तो दिखाना पड़ेगा ना कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, बैलेंस शीट कितनी है, कैश फ्लो कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोल रहा है, तो वो आपको सालाना दिखाना पड़ेगा। तो वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यहाँ पे आएंगे। फिर प्रीएम्पशन राइट्स, प्रीएम्पशन राइट्स मतलब क्या? डिसाइड किए हुए टाइम के पहले ही अगर वेंचर कैपिटलिस्ट को एग्जिट करना होगा तो वो राइट उसको रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, फिर राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल मतलब क्या? तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये लमसम नहीं होता है, ये स्टेजेस में होता है। सीरीज ए फाइनेंसिंग, सीरीज बी फाइनेंसिंग, ठीक है, स्टेज स्टेज में थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते। तो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल मतलब क्या कि वेंचर कैपिटलिस्ट के पास फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का रिफ्यूजल का राइट है या नहीं है। अभी देखो, हो सकता है उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो दे दिया बट इन्होंने इसका गलत इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अच्छे से पैसा को इन्वेस्ट नहीं किया, अच्छे से इसका इस्तेमाल नहीं किया स्टार्टअप ने, तो ऑब्वियसली वो सेकंड इंस्टॉलमेंट देगा क्या? नहीं देगा, तो वो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल हो गया। ठीक है, फिर राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर मतलब क्या कि टाइम के पहले ही ये अपना ऑफर रख सकते क्या पैसे मांगने के लिए स्टार्टअप, उसको बोलते हैं राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर। टैग अलोंग राइट, टैग अलोंग राइट मतलब क्या? टैग अलोंग मतलब क्या? किसी की अपन मराठी में या हिंदी में बोलते हैं ना की क्या, उसकी दुम बन के तू घूम रहा है उसके पीछे, काय किंवा काय त्याचं शेपूट बनून तू त्याच्या मागे फिरतोय। ठीक है, तो वो जो शेपूट बनून फिरना रहता है ना उसको बोलते हैं टैग अलोंग। ठीक है, उसको चिपक चिपक के चलने का, उसके साथ ही रहने का, तो उसको बोलते हैं टैग अलोंग। तो टैग अलोंग राइड मतलब क्या कि स्टार्टअप को ये वेंचर कैपिटलिस्ट को कब तक आपके पीछे खींचते हुए चलने का है। ठीक है, स्टार्टअप ऐसी कंडीशन डाल सकता है कि यार तुम 10 साल हमारे साथ ही रहोगे, हमको चिपक के रहोगे, हमको कुछ बाकी पता नहीं, तो हो गया वो टैग अलोंग राइड। फिर ड्रैग अलोंग राइड, राइट। ठीक है, मान लो अभी देखिए ये टैग अलोंग, ड्रैग अलोंग क्यों है मैं आपको बताता हूं। दो कंडीशंस है या दो सिनेरियोज है यहाँ पे। पहला सिनेरियो ऐसा है कि स्टार्टअप वालों को लगता है कि आपका अपना बिजनेस जो है ना वो कुछ दिनों के लिए लॉसेस सफर करेगा, और लॉसेस सफर करने की वजह से वेंचर कैपिटलिस्ट का कॉन्फिडेंस अपने अंदर कम होगा। तो हो सकता है 5-6 साल बाद वो अपना पैसा वापस मांगने के लिए आ जाए। तो इसके लिए आप डाल देते हो टैग अलोंग राइट कि 10 साल पैसे का नाम नहीं निकालना, 10 साल तुमने हमारे साथ चलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एक केस, यहाँ पे टैग अलोंग काम आ गया। दूसरा है ड्रैग अलोंग। ड्रैग अलोंग में क्या लगता है, वेंचर कैपिटलिस्ट को लगता है कि यार ये तो बहुत ही तूफान आइडिया, मतलब एकदम मस्त रापचिक चलेगा ये, और ये हो सकता है यार ये मेरे को 5 साल में ही पैसा देके रफा दफा कर दे। ठीक है, 5 साल में मेरे को रफा दफा कर दे, तो मैं क्या करता हूँ, ड्रैग अलोंग राइट डाल देता हूँ कि तुमको मेरे साथ खींचना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के बजाय अगर मैं 10 साल रुकूंगा तो मेरा पैसा 3 गुना 4 गुना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसका मैं हिसाब भी नहीं लगा सकता। तो उस केस में ड्रैग अलोंग राइट वेंचर कैपिटलिस्ट डालता है। तो ड्रैग अलोंग में क्या होता है कि यार तुमको मेरे को अपने साथ इतने साल तो रखना ही पड़ेगा यार, मेरे को प्लीज अपने साथ खींचो। मतलब वो बोल सकते हैं आप 5-6 साल होगा तो 6 साल के पहले आप मेरे को मेरा पैसा देके हकल नहीं सकते, मैं और रुकूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ रुकूंगा। ये हो गया ड्रैग अलोंग राइट।
ठीक है। लॉक इन पीरियड मतलब कितने साल तक पैसा वो बेच नहीं सकता, वो जनरली टैग अलोंग जैसा ही हो गया वो, एक अदर सेंस में बोले तो। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग, पुट एंड कॉल ऑप्शंस। पुट एंड कॉल ऑप्शंस मतलब आगे फ्यूचर में कितने प्राइस पे शेयर परचेस करना है उसका अभी से एग्रीमेंट कर दो, फ्यूचर्स की जैसे, ठीक है। फिर अफर्मेटिव वोटिंग राइट्स, तो उसको वोटिंग राइट्स देने के हैं कि नहीं देने के हैं। फिर एंटी डिल्यूजन प्रोविजंस, मतलब एंटी डिल्यूजन मतलब क्या, कंट्रोल जो डाइल्यूट होता है ना नया इन्वेस्टमेंट आने की वजह से, उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। मतलब क्या, तुमको इक्विटी शेयर्स तो देंगे बट कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स तो तुमको देंगे बट कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी डिल्यूजन राइट्स। एंड एग्जिट ऑप्शंस, तो एग्जिट ऑप्शंस कैसे, असेट्स में पे करना है, पैसों में पे करना है, वो सब चीजें। फिर इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज तो प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस, मतलब किसी दूसरों को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए सिक्योरिटीज इशू कर सकते कि नहीं। फिर ई फॉर्म्स विद आरओसी, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गया, इक्विटी बढ़ गया, तो जो भी रिक्वायर्ड ई फॉर्म्स है वो फाइल कर दो। अमेंडमेंट ऑफ एओए, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त कुछ अलग एओए बनाया होगा, वेंचर कैपिटलिस्ट को कुछ एओए में चेंजेस चाहिए होंगे, ठीक है, राइट्स में चेंजेस चाहिए होंगे, तो वो आप उसको अमेंड कर दो। एंड फिर बाद में जो भी कंडीशंस वो डालते जाएगा उसको सेटिस्फाई करते चलो, ठीक है, जो भी कंडीशंस रहेंगे वो सेटिस्फाई करो। तो ये हो गया वेंचर कैपिटलिस्ट का पार्ट, ठीक है। होपफुली आपको ये समझा होगा। अगेन सीड कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये भी शॉर्ट नोट के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको जरूर आप वापस एक बार पढ़ लीजिएगा।